ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगोनलाइजिंग ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है जिसको डायगोनलाइजिंग भी बोलते हैं। तो वो इस तरह कैसे करते हैं यहाँ पर टाइप 2 में हैव गॉट टू लर्न। सो प्लीज गिव द हेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डायगोनलाइजिंग ऑफ मैट्रिक्स। इट हैज अ फॉर्मूला m इनवर्स am इज इक्वल्स टू d। अब ये सब क्या टर्म्स है यहाँ लिखा हुआ है, वेयर a विल ऑलवेज बी द गिवन मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वो a मैट्रिक्स है। कैपिटल M इट इज कॉल्ड एज मॉडल मॉडल मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। आप यहाँ पर एक एडिशन कर दीजिए, ब्रैकेट में लिखेंगे मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो आइगन वेक्टर्स से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स। वैसे ही दूसरा जो है डायगोनल मैट्रिक्स डी, इट इज मेड अप ऑफ आइगन वैल्यूज। पूरा चैप्टर जो है ना आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पर ही बेस्ड है। हर टाइप जो नई टाइप करेंगे तो कुछ नया नहीं आएगा, एक्चुअली आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ही आएगा। हमारा बेस वही है, उसी के ऊपर ही सब चीज एस्टेब्लिश हो रही है। तो वी हैव ए एज अ गिवन मैट्रिक्स, एम इज कॉल्ड एज अ मॉडल मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स। फिर कैपिटल डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है विच इज मेड अप ऑफ आइगन वैल्यूज। और डायगोनलाइज करने की कंडीशन होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, प्रॉब्लम के साथ समझेंगे। सो जस्ट गिव राइट दिस पर्टिकुलर थियरी पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनलाइजिंग ऑफ मैट्रिक्स। नोट्स में है वैसे तो। m इनवर्स am is equals to d. A is the given matrix, m is the modal matrix or also called as transforming matrix made up of eigenvectors. Capital D is a diagonal matrix made up of eigenvalues, and the condition for diagonalizing is algebraic multiplicity equal to geometric multiplicity. तो ये थोड़ा सा हमने स्टेटमेंट्स लिख लिया, अब उसके बेसिस पे प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दें। कुछ नई बात नहीं है, अब जो पहले से करते आ रहे हो वही करना है। देखिए क्या करना है इसके अंदर। आई टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम ओवर हियर, द फर्स्ट क्लास वर्क you will find has been asked many time in the exam. बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आ चुके हैं। सो देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल है या नहीं, हेंस फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा पहले मैं आपको ये तो बता दूं ये डायगोनलाइजेबल का मतलब क्या होता है। डायगोनलाइजेबल एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मैट्रिक्स को, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, एक मैट्रिक्स ए है जैसे, इस मैट्रिक्स को हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इनटू व्हाट, आई विल एक्सप्लेन। एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ और मैट्रिक्स के बहुत सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। व्हाट आई हैव गॉट टू डू इज आई एम गोइंग टू चेंज इनटू, मुझे इसको चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बनाना है, डी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है वो भी 3x3 तो होता है, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं पता है? उसके एलिमेंट्स रहते हैं लैम्डा 1 0 0 0, लैम्डा 2 0 0 0 एंड लैम्डा 3। सो दे आर टेलिंग अस कि जो मैट्रिक्स हमने पूरा सब एलिमेंट्स वाला दिया ना, उसको चेंज करके उसको ऐसा कुछ प्रोसेस करो जिससे वो डायगोनलाइज हो जाए, मतलब एक नया मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए जिसमें सिर्फ डायगोनल 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 एलिमेंट्स रह जाए, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बिकम जीरो। कुछ नहीं बचना चाहिए, सिर्फ डायगोनल डायगोनल बन जाना चाहिए। ऐसे हर मैट्रिक्स को डायगोनल बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए डायगोनलाइजिंग की कंडीशन है algebraic multiplicity has to be geometric. If this does not satisfy, not all matrices can be changed into a D matrix. तो डायगोनलाइजिंग का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स, पूरे 9 एलिमेंट्स है, वो चेंज होके सिर्फ 3 एलिमेंट्स रह जाए डायगोनल में, बाकी जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सबके सब जीरो हो जाए। सो वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, क्या उसको डायगोनलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड ओवर हियर, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। शो इट कि डायगोनलाइजेबल है, और फिर उसके बाद हेंस फाइंड डायगोनल एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। फिर वो डायगोनल वाला मैट्रिक्स भी ढूंढो और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स भी ढूंढ कर निकालो। तो देखते हैं क्वेश्चन का क्या मतलब है। इट्स वेरी इजी, आपने पहले किया वही सब कर रहे हैं।
Let us take the matrix first. So question number 1, I am taking the matrix first. Here A is equals to, you have to give me its determinant, please. What is the determinant of this matrix? From your calculator, you can solve and get me the determinant of this matrix. Right. Determinant A equal to 36. उसके बाद we'll move further. जैसा हम लोग टाइप 1 कर रहे थे ना, सेम the characteristic equations formula, determinant a minus lambda I equal to 0, which we can write determinant of, I'm going to copy this matrix entirely, and equal to 0, and I'm going to subtract यहाँ पर हर डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा, वही जो हम लोग आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए करते हैं हमेशा, द एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर, 3 minus lambda. आफ्टर हैविंग रिटन दिस, अब आपको एक्चुअली कैरेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल into lambda and minus determinant A equal to 0. This is characteristic equations formula. Let us fill it up. Lambda cube minus, अब diagonals यहाँ पर दिख रहे हैं 3, 5, 3. So we fill the sum of diagonals here, 3 plus 5 plus 3. Lambda square. फिर minors fill करते हैं, minors. That is a 2 by 2 matrix. That will give us the minor. So we have to have three like them. ऐसे 3 माइनर बनेंगे. डिटर्मिनेंट आपने बताया 36 इक्वल टू 0. ये तो माइनर के एलिमेंट्स फिल करते हैं. पहला एलिमेंट माइनर का जो बनता है वो ये राइट साइड का कॉर्नर, 5 minus 1 minus 1 3, 5 minus 1 minus 1 3. दूसरा माइनर जो बनता है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीम ऑल 4 नंबर्स, 3 1 1 3. मैट्रिक्स के एक्सट्रीम नंबर्स 3 1 1 3. तीसरा माइनर जो बनता है, लेफ्ट का टॉप कॉर्नर, 3 minus 1 minus 1 5. So we write the third minor also, 3 minus 1 minus 1 5. And let us solve them now. Let's see what we get. We have lambda cube minus how much? 11. 11 plus 36 lambda minus 36 equals to 0. Yeah. 11 lambda square plus we have 15 minus 1 plus 9 minus 1 plus 15 minus 1 lambda and minus 36 equal to 0. So we have lambda cube minus 11 lambda square is at 36, lambda minus 36 equal to 0. So what is lambda equal to? There must be 3 answers. 6, 3 and 2. Yes, 6, 3 and 2. So we have all distinct eigenvalues. सब अलग अलग eigenvalues आ रही है, कोई repeat नहीं हो रही है. Are the eigenvalues right or not? तीनों को add करके देखना है. 6 plus 3 plus 2, when you add all 3 of them, it becomes 11. So is sum of diagonals. Diagonals का sum भी 11 है. फिर 6 into 3 into 2, तीनों का multiplication, 6 3 is 18, 2 is 36, और determinant का value भी 36 है. तो हमने perfectly सही find किया है. आइगन वैल्यूज फाइंड होने के बाद आप पहला स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल. तो डायगोनलाइजेबल प्रूफ करने के लिए आपको बस यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, सिंस
the eigenvalues are distinct. Please mute yourself, whoever it is. Since the eigenvalues are distinct, the matrix is diagonalizable, because we have the first statement to be proved was show that matrix is diagonalizable. तो show करने का तरीका सिर्फ इतना ही है, आइगन वैल्यूज जैसे अलग अलग आ गई ना, 6 3 2 अलग अलग आ गई है, तो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इज कन्फर्मली डायगोनालाइजेबल। कोई टेंशन ही नहीं है, वो डायगोनालाइजेबल होगा ही। कोई अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं नहीं, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। इफ द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट इट इज कन्फर्म्ड diagonalizable. Obviously the question rises, what if the eigenvalue repeated? उसके लिए प्रॉब्लम कराऊंगा ना, जब आइगन वैल्यू रिपीट होगी तब उसका प्रॉब्लम बताऊंगा। डिफरेंट है इसलिए ना सर, ये जो हम लोग ने आइगन वैल्यूज किए हैं, मतलब ये जो तीनों के तीनों वैल्यू जो आई है डिस्टिंक्ट डिफरेंट है, तो इसलिए दे आर डायगोनालाइजेबल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिंस द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट द मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल। तो योर क्वेश्चन माइट बी कि सर अगर रिपीट हो गया तो रिपीट वाला केस मैं बताऊंगा। फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सो यू शुड अंडरस्टैंड, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ गई ना, आपको फट से स्टेटमेंट लिख देना है सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल। तो यू हैव आंसर्ड द फर्स्ट पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल, वी हैव शोन दैट। अब आगे क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड द डायगोनल एंड ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स को फाइंड करने बोल रहा है, वो कैसे करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1, मतलब आपको अब फाइंड करना है आइगन वेक्टर बाय राइटिंग फॉर वी हैव लैम्डा इक्वल टू, पहला वाला लेते हैं 6, तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 6 लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। वी हैव ब्रैकेट a माइनस लैम्डा i ब्रैकेट क्लोज कैपिटल X इक्वल टू 0। अब वही अपना क्रेमर्स रूल वाला स्टेप, वी हैव टू राइट द मैट्रिक्स फ्रॉम हियर, ये पूरा 3 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 1 एंड 2 पूरा मैट्रिक्स। उसके बाजू में एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कैपिटल X है, और इक्वल टू सामने भी 0 मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट क्रिएट द फॉर्म हियर जी। अभी लैम्डा की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 6, 3 माइनस 6, लैम्डा की जगह लेना है 6, लैम्डा की जगह लेना है 6, और ये तीनों एलिमेंट्स हो जाएंगे x1 x2 x3, और सामने के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 0 0। सो द फॉर्मेट इज रेडी, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई इट, ये 3 माइनस 6 5 माइनस 6 सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं। 3 माइनस 6 हैज बिकम माइनस 3, 5 माइनस 6 बन चुका है माइनस 1, और 3 minus 6 has become minus 3. Now this is a clear case of Cramer's rule. So let us apply Cramer's rule. Minus 3x1 minus x2 plus x3 equal to 0. First line. The second line, minus x1 minus x2 minus x3 equal to 0. And we write the statement here, solving by Cramer's rule. We write solving by Cramer's rule. तो क्रेमर्स रूल अप्लाई करते हैं, x1 अपॉन इक्वल टू माइनस x2 अपॉन एंड इक्वल टू x3 अपॉन, what's there in the upon is a 2 by 2 matrix, is a 2 by 2 determinant, a 2 by 2 determinant। ये determinant साइन में डाल देता हूं। The same thing is below minus x2 and same thing below x3. We have to fill up these elements। पहला वाला पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं वापस डिटेलिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग काफी लोग को आता होगा, सो यू कैन गो अहेड, बट हमेशा मैं एक फर्स्ट प्रॉब्लम में तो रिवीजन कर लूंगा ताकि फिर आगे हम लोग को रिवाइज नहीं करना पड़े। x1 अपॉन लिखने के टाइम पर डोंट कंसिडर द x1 कोएफिशिएंट, कंसिडर ओनली x2 x3 कोएफिशिएंट्स। x2 x3 कोएफिशिएंट्स आर -1 +1 -1 -1, so we copy them here, -1 1 -1 -1।
whilst writing x2 upon, you don't consider the x2 wala part, consider x1 x3, that is going to be -3, 1, -1 and -1. और फिर x3 लिखने के लिए x3 वाले को नहीं लेना है, x1 x2 के कोएफिशिएंट्स को लेना है. So it's very simple Cramer's rule, and we have been doing Cramer's rule time and again. And now let us simplify. Now you please tell me the value. What do you get the determinants as? Sir, 1 to 1. 2 4 2. हाँ वही मतलब 1 to 1. पहली बार लेकिन 2 4 2 लिख लेता हूँ. 2. दूसरा टर्म है -4 के +4. +4 आ रहा है क्योंकि +4 आ रहा है. +4 आ रहा है. और ये वाला 2. We can commonly cancel them out. तो x1 upon 1 हो जाएगा, x2 upon फिर -2 हो जाएगा और x3 upon 1 हो जाएगा. Right? 1 -2 1 आ रहा है. So we have the vector capital X1 equal to, it has 3 row elements and only 1 column, and the elements are 1, -2, 1. तो पहला आइगन वेक्टर बन गया corresponding to the lambda equal to 6. Lambda equal to 6 के लिए ये आइगन वेक्टर है. Similarly, point number 2 लिखते हैं. For lambda, दूसरा lambda था 3, और फिर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. For lambda equal to 3, we write a minus lambda I capital X equal to 0. I am going to copy from the last part, same, a minus lambda I. बस मैं lambda की जगह रिप्लेस करने जा रहा हूँ 3. Lambda की जगह I am going to put 3 in place of lambda 3. So that in the next line ये simplified हो जाएगा. 3 minus 3 has become 0. 5 minus 3 has become 2. 3 minus 3 has become 0. Come on then, same procedure. First 2 lines लेते हैं और Cramer's apply करते हैं. 0x1 minus x2 plus x3 equal to 0. The second line minus x1 plus 2x2 minus x3 equal to 0. And writing there, solving by Cramer's rule, which is going to be x1 upon equal to, we have minus x2 upon equal to x3 upon. Okay, now please tell me the answer directly. x1 के नीचे क्या आ रहा है आपको when you solve x2 and x3 को cross multiplied? I am seeing x1 upon तो -1 into -1 1, 2 ones are 2. Sir, -1 1 और 1 again. -1 and -1. हाँ -1 sorry. -1 1 and -1 is right. तो इवेंचुअली सब -1 ही हो रहा है. हाँ. सबकी माइनस साइन कैंसिल करा देते हैं. x1 upon 1, x2 upon 1 and x3 upon 1. सब माइनस साइन को कॉमनली हम लोग मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं. ये बन जाएगा हमारा दूसरा वेक्टर x2 इक्वल टू 1 1 1, वेक्टर नंबर 2. वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंगली तीसरा भी पॉइंट नंबर 3, फॉर लैम्डा 6 हो गया, 3 हो गया, अब 2 करना है. 6 3 2 and we write a minus lambda I capital X equal to 0.
वंस अगेन ये कॉपी कर लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिप्लेस, आई एम गोइंग टू चेंज लैम्डा की वैल्यूज, अब 3 नहीं 2, 5 माइनस 2, 3 माइनस 2, those who can, they can move forward and get the answer of capital X3. 3 minus 2 is 1, 5 minus 2 3 बन जाएगा और 3 minus 2 फिर वापस 1. Okay, always prefer the first two horizontals, x1 minus x2 plus x3 equal to 0. The second is minus x1 plus 3x2 minus x3 equal to 0. And then we write solving by Cramer's rule. Solving by Cramer's rule. सर माइनस माइनस 2 आ रहे सब। अच्छा, सारे -2 आ रहे हैं। ये मतलब ये 2 आ रहा है बीच वाला और उसके बाद बीच वाला 0 आएगा। कैसे सर? And this is 2. कैसे सर? 0 1 1 comma -1 -1 1 za is -1 प्लस 3 1 1 za is -1। x2 के लिए फर्स्ट थर्ड सॉल्व करो। सर बीच वाला 1 आ रहा है। बीच वाला 0 आएगा बेटा। फर्स्ट थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। सीट अगेन देखियो, मैं बताता हूँ। फर्स्ट और थर्ड कर रहे हो तो आपको नंबर्स क्या है, 1 1 -1 -1 -1 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ और बीच में माइनस होता है 0 माइनस ऑफ माइनस -1 ऐसा हो रहा है। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, वो माइनस प्लस होकर 0 हो जाएगा। x1 अपॉन, हाँ सर 0 है, माइनस की सर माइनस नहीं कैरी किया था मैंने। जी जी, ये 2 से कैंसिल करा दिए और 0 को तो माइनस साइन से कुछ फर्क पड़ता नहीं, 0 0 ही रहता है। सो दिस इज माय थर्ड वेक्टर कैपिटल X3। -1 0 एंड 1। तो तीनों वेक्टर्स आइगन वैल्यूज के तीनों आइगन वेक्टर्स बन गए हम लोग के पास। तो ये टाइप नंबर 1 ही है फिर तो। ये तो मैंने टाइप 1 का ही काम किया है पूरा। आइगन वैल्यूज फाइंड आउट किया है और उसके बाद आइगन वेक्टर्स बनाए हैं। बस सिर्फ डिफरेंस है ना लास्ट का आंसर लिखने का। लास्ट का आंसर एक वर्ड्स में लिखना है आपको। दस द मैट्रिक्स A इक्वल टू, जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन आई टेक यू देयर, द क्वेश्चन ये, दस द मैट्रिक्स A, मुझे क्वेश्चन चाहिए था ना। हाँ, तो आंसर का स्टेटमेंट एक ऐसा लिखना है, दस द मैट्रिक्स A is diagonalized to the matrix D, कैपिटल D। कैपिटल D वाला जो मैट्रिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली आइगन वैल्यूज और इसमें सिर्फ डायगोनल्स होते हैं। मतलब आइगन वैल्यू अपन ने क्या सीक्वेंस में लिया है, 6 के बाद 3 उसके बाद 2। तो आप यहाँ पर कैसे फिल करोगे, 6 0 0 0 3 0 0 0 2, ये आ गया आपका 6 3 2 इन डायगोनल्स। सो मैट्रिक्स ए डायगोनलाइज होकर चेंज होकर मैट्रिक्स डी बन गया। अरे ऐसा कैसे बन गया, तो उसका रीजन लिखेंगे बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। वो लोग पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, m इनवर्स ए एम इज इक्वल्स टू डी। जब a को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, a बीच में मैट्रिक्स से देखिए, एक साइड से m इनवर्स ने मल्टीप्लाई किया, दूसरे साइड से m ने मल्टीप्लाई किया, दोनों ने उसको दोनों तरफ से दबा दिया, तो उससे जूस निकल के क्या बन गया,
मैट्रिक्स डी बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। पूरे मैट्रिक्स को वो लोग दोनों ने, एम इनवर्स ने, एम ने दोनों तरफ से पुश करके एक नया मैट्रिक्स जनरेट कर लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। तो एम इनवर्स एम इज इक्वल्स टू डी के वजह से ए ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डी। लेकिन ये एम क्या है, तो लिखना पड़ेगा वेयर एम इज इक्वल्स टू, एम भी एक मैट्रिक्स है जो बना हुआ है आइगन वेक्टर से। एम भी एक मैट्रिक्स है जो आइगन वेक्टर से बना हुआ है। आपको फर्स्ट वर्टिकल लाइन लेनी है 6 का आइगन वेक्टर। व्हाट वाज 6 का आइगन वेक्टर? इसी 6 का आइगन वेक्टर था सबसे पहला 1 -2 1, तो आपको पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा 1, उसके बाद -2 1। फिर सेकंड वर्टिकल लाइन, सेकंड आइगन वेक्टर दैट्स 1 1 1, तो आपका सेकंड वर्टिकल लाइन आ जाएगी 1 1 1। तीसरा लाइन जो हो जाएगी, ये तीसरा आइगन वेक्टर -1 0 and 1. So this way we have to write